नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले प्रशासन की बात आती है तो हम इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य काल में भी वैसी शासन व्यवस्था थी जैसे वर्तमान में भी अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार है ना, तो उसी तरह मौर्य काल में भी केंद्र सरकार में राजा का शासन, फिर प्रांतीय स्तर और फिर स्थानीय स्तर पर क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मौर्यकालीन प्रशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था में आता है सबसे पहले राजा। मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख जो है वो राजा होता था, जिसमें राजनीतिक, सैनिक, न्यायिक, वैधानिक और कार्यकारी शक्तियां निहित होती थी। यानी सारे अधिकार जो है राजा में ही निहित होते थे। वो राज अपने शासन का प्रमुख होता था और सेना का भी प्रमुख और न्याय का भी प्रमुख अधिकारी राजा ही होता था। तो राजा ही सभी अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पदमुक्त करता था। सारे अधिकार राजा में ही निहित थे। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था। लेकिन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी वो निरंकुश नहीं थी और न ही देवीय आधार पर थी। यानी जैसे कुछ स्थानों की शासन व्यवस्था में राजा जो है वो राजतंत्र शासन व्यवस्था होती है तो राजा निरंकुश हो जाता है, यानी जनता पर अपने असीमित अधिकारों का उपयोग करता है। या फिर देवीय आधार पर शासन व्यवस्था का अर्थ होता है जिसमें कि राजा को ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। या तो इस प्रकार न तो उसका देवीय आधार था कि भी सर्वोत्तम शक्ति अब राजा के पास ही है। राजा शासन व्यवस्था राजतंत्र होते हुए भी जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला और प्रजापालक शासक होता था। इसके बाद है राजा के विभिन्न कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिससे बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। राजा का निर्णय अंतिम होता था और इसके सदस्यों को लगभग 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। उस समय की मुद्रा थी। और मंत्री परिषद में जो है प्रमुख मंत्रीगण होते थे। मंत्री परिषद के अंदर ही एक मंत्रीगण होती थी जिसमें लगभग 3-4 सदस्य होते थे। इस मंत्री परिषद के सदस्यों, ये जो मंत्रीगण होते थे वो मंत्री परिषद के सदस्यों से श्रेष्ठ होते थे और राजा इनसे अतिरिक्त विषयों पर सलाह लेते थे। और इसमें मंत्रीगण में युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति आदि जो है सम्मिलित होते थे। इनका लगभग वेतन है वो 48,000 के लगभग होता था। इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन में जो ये मंत्री परिषद और जो मंत्रीगण होते थे उनकी एक मतलब केंद्रीय जो मंत्री थे, केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या 18 थी और मौर्य काल में उन मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। मंत्री या पुरोहित और यानी उसका जो विभाग था वो था प्रधानमंत्री कहलाते थे। ये जो मंत्री और पुरोहित उच्च अधिकारी था जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रशस्ता यानी राजकीय कागजात सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। मौर्यकालीन जो उच्च अधिकारी है जिन्हें तीर्थ या 18 की संख्या में ये अधिकारी होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये सारणी है, आपको इस ध्यान में रखना है। और एक एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चन है ना इस तरह पूछे जा सकते हैं, जैसे समाहर्ता किसे कहते हैं। यानी मौर्य काल में जो वित्त मंत्री होता था या राजस्व विभाग का जो मंत्री होता था वो समाहर्ता कहलाता था। युवराज किसे कहते हैं, राजा का उत्तराधिकारी। तो इस तरह ये छोटे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले आपके पद आया है मंत्री या पुरोहित, यानी जो प्रधानमंत्री से संबंधित थे।
फिर प्रशस्ता यानी राजकीय कागजात सुरक्षित रखने वाला। सेनापति यानी युद्ध कार्य का मंत्री, सेना का प्रमुख। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता यानी वित्त मंत्री। सन्निधाता यानी राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा यानी फौजदारी न्यायाधीश। नायक सेना का संचालक या नगर का रक्षक। क्रमान्वितक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश। नागरक यानी नगर कोतवाल। फिर है दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, यानी जो किले होते थे उनके जो रक्षक है उन सबका अध्यक्ष। अंतपाल यानी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमाओं पर बने हुए जो दुर्ग थे उनका रक्षक। आठविक यानी वन विभाग का अध्यक्ष। द्वारिक यानी राजमहलों की देखभाल करने वाला। आंतवर्षिक यानी अंतपुर का अध्यक्ष, यानी राजा के जो निवास स्थान है उनकी व्यवस्थाओं को देखने वाला। फिर है मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी परिषद का अध्यक्ष। तो इस प्रकार ये मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था है उसके प्रमुख मंत्री थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये इनकी संख्या 18 होती है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न लगभग, मौर्यकालीन जो उच्च अधिकारी या जो मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी होती थी? 18। ये इनके नाम है। इसके बाद है नगरीय प्रशासन। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन था वो 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था। नगर प्रशासन के प्रमुख जो है वो नागरिक कहलाते थे। तो प्रथम समिति जो थी नगरीय प्रशासन की वो उद्योग और शिल्प का निरीक्षण करती थी, यानी जो भी उद्योग और जो शिल्पकारी है उनका निरीक्षण करने वाली समिति। दूसरी जो समिति थी वो विदेशियों की देखरेख के लिए बनी हुई थी। तीसरी जो समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चौथी समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। और पांचवी समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति बिक्री कर वसूल करने वाली थी। तो इस प्रकार नगरीय प्रशासन में 5-5 सदस्यों वाली ये 6 समितियां बनी हुई थी और कुल इसके जो सदस्य थे वो 30 थे। तो ये था नगर प्रशासन। इसके बाद है सैन्य प्रशासन। यूनानियों के विवरण के अनुसार मौर्यों के पास कुल 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे, यानी कुल सेना थी मौर्यों के पास इतनी। सेना की देखभाल के लिए एक 30 सदस्य का एक अलग ही विभाग था जो 6 समितियों में बंटा हुआ था। कौटिल्य के अनुसार मौर्य सेना चतुरंगिणी थी, यानी सेना में पैदल सैनिक भी, चतुरंगी सेना का अर्थ होता है जिसमें पैदल सैनिक भी हो और अश्वारोही सैनिक भी हो और हस्ती सैनिक भी हो और रथ सेना भी हो, वो कहलाती है चतुरंगी सेना। तो मौर्यों की सेना जो थी वो चतुरंगी सेना थी। इसके बाद सेना की प्रमुख समितियां। प्रथम समिति थी जो पैदल सेना की देखभाल करने वाली थी। द्वितीय समिति अश्व सेना की देखभाल करने वाली। तृतीय समिति गज सेना की देखभाल करने वाली। गज सेना यानी हाथी से संबंधित और अश्व सेना यानी घोड़ों से संबंधित। और चौथी समिति जो थी वो रथ सेना की देखभाल करने वाली थी। और पांचवी समिति नौसेना की देखभाल करने वाली थी। और छठी अन्य सभी समितियों और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली समिति। तो ये इस प्रकार हम ये केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था जो है ना उसी में हमने पहले राजा के बारे में, फिर उसकी राजा के सहयोग करने वाले मंत्रीगण और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। फिर उसी केंद्रीय प्रशासन में ही हमने नगर प्रशासन कैसा था और कैसी सैन्य व्यवस्था थी। तो इस प्रकार
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्यों की जो सेना थी उसमें सेना की प्रमुख रूप से कितनी समितियां बनी हुई थी, तो 6 समितियां बनी हुई थी, ये आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में राजा ही सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय और न्यायाधीश होता था। न्याय व्यवस्था कठोर थी और उद्देश्य सुधारवादी के स्थान पर आदर्शवादी था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का जो है उल्लेख किया गया, धर्मनिष्ठ यानी दीवानी और कंटक शोधन यानी फौजदारी मामले। गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में अच्छी गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष था उसे महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो गुप्तचर होते थे वो गूढ़ पुरुष, मेगस्थनीज के अनुसार उसे इंस्पेक्टर तथा यूनानी इतिहासकारों के अनुसार उसे ओवरसियर्स कहा जाता था। यानी अलग अलग, जैसे अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में उन्हें इंस्पेक्टर नाम दिया और यूनानी साहित्यकार जो थे वो उन्हें ओवरसियर्स पुकारते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, यानी मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर प्रचलन में थे। एक संस्था यानी एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर, और दूसरे थे संचार यानी जो भ्रमणशील या गतिशील हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर जो सूचनाएं देने वाले गुप्तचर। पुरुष गुप्तचर शांति, तृष्णा एवं सिरिद तथा स्त्री गुप्तचर जो थे वो वृषली, भिक्षुणी या परिवारजक कहलाते थे। उन्हें इन नामों से भी जाना जाता था। तो ये थी मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था, जिससे शासकों को पता चल सके कि उनके शासनकाल में जो है आम जनता को कोई दुख तो नहीं है। तो ये गुप्तचर जो थे वो राजा को गुप्त सूचनाएं प्रदान करते थे राज्य का भ्रमण करके। अब है प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो ये हमने केंद्रीय शासन व्यवस्था में, आपका अगर प्रश्न आता है कि मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करो, तो आपको अब तक बताया गया वो सारा केंद्रीय प्रशासन में आएगा, या फिर सीधा ही प्रश्न आता है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करो, तब ये सारी बातें इसमें आएगी। इसमें प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन व्यवस्था भी सम्मिलित रहेगी। प्रांतीय शासन व्यवस्था, मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बंट रखा था। प्रारंभ में इनकी संख्या जो है प्रांतों की 4 थी, लेकिन अशोक के बाद समय में इनकी संख्या जो है 5 हो गई। अशोक के शासनकाल के बाद और उसके समय से जो है संख्या कितनी हो गई प्रांतों की? 5। पहला था उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दूसरा था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और तीसरा था अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली, और मध्य प्रदेश प्राचीन मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन, ये जो प्रांत थे वो 5 भागों में बंटे हुए थे। मौर्य काल का जो साम्राज्य था, प्रांतीय साम्राज्य, वो 5 प्रांतों में बंटा हुआ था, और प्रांत के जो प्रमुख थे वो लगभग राजा के उत्तराधिकारी यानी युवराज ही होते थे। मौर्य प्रशासन में अंतिम रूप से जो शासन व्यवस्था का स्तर है वो है जनपद या ग्रामीण स्तर। तो जनपद स्तर पर जो प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें प्रदेष्टक, राजुक या युक्त आदि नामों से पुकारा जाता था, और इन अधिकारियों का प्रमुख कार्य भूमि, न्याय और लेखा संबंधी दायित्वों का वहन करना था। उसके बाद जो ग्रामिक होता था वो ग्राम स्तरीय अधिकारी होता था, और जो गोप और जो स्थानिक होते थे वे जनपद और गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। गोप यानी जो जनपद का प्रमुख होता था, और ये जनपद के प्रमुख अधिकारी जो थे उनके नाम अभी मैंने आपको बता ही दिए। तो ये जो अधिकारी थे वो इस तरह भूमि, न्याय और लेखा संबंधी दायित्व वहन करते थे, और जनपद का जो प्रमुख होता था वो गोप कहलाता था, गोप या स्थानिक। तो इस प्रकार जनपद और गाँव के बीच ये गोप और स्थानिक जो थे वो मध्यस्थता का कार्य
करते थे। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासनिक और केंद्रीय व्यवस्था इस प्रकार की थी। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्राय नगण्य थी उस समय, और गुप्तचर जो थे वो सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे, और नौकरशाहियों को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार हमने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज जानकारी प्राप्त की, और अब हम अपने अगली वीडियो में जो है गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे।